नमस्कार, रात के 8 बजे आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आर्यन। आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो दो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी आज शपथ ली है और ये शपथ की तरीके से वहां पे गवाह बने पीएम मोदी समेत तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता इस मौके पर मौजूद हैं। इस खबर को दिखाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी पर, भाजपा के उन आरोपों को जिनकी वजह से राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि वो देश विरोधी काम करने का लगातार षड्यंत्र करते रहे। इसके अलावा होगी बात संसद की कार्रवाई की भी, साथ ही होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस सरकार। मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने ली सीएम पद की शपथ। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए मुख्यमंत्री रहे मौजूद। ओसीसीआरपी पर फ्रांस की मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी का कांग्रेस पर करारा वार। बीजेपी ने कहा सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी का त्रिकोण देश को अस्थिर करने की साजिश में शामिल। लोकसभा में जारी रहा कांग्रेस का हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आचरण को बताया संसदीय गरिमा के खिलाफ। कांग्रेस के प्रदर्शन से गायब रही टीएमसी और सपा। राज्यसभा में वायुयान विधेयक हुआ पास। भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देशों के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए है प्रतिबद्ध। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, प्रोवा 3 मिशन का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक हुआ प्रक्षेपण। सूर्य के रहस्यों का करेगा खुलासा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महाराष्ट्र में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया। नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली तो उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने कमान संभाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम के पद के तौर पर शपथ ली है। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की संख्या में लोग मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद थे, जहां भव्य समारोह आयोजित किया गया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। और इसी के साथ महाराष्ट्र में फिर से आ गई फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के करिश्माई नेता देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ने मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में जब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो नया इतिहास रचा। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के साक्षी थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में समारोह की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेने के लिए बुलाया। फडणवीस ने भारत के ईश्वर के नाम पर संविधान की शपथ ली और निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने की शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। फिर पीएम मोदी ने फडणवीस को शुभकामना दी। फडणवीस ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शिंदे के बाद एनसीपी के अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद देर शाम फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके अलावा फिल्म और क्रिकेट के सितारे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया।
शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस ने अपनी मां का भी आशीर्वाद लिया। मां ने टीका लगाकर बेटे को शपथ ग्रहण के लिए भेजा। बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद फडणवीस का शीर्ष पद पर यह तीसरा कार्यकाल है। 1989 में एबीवीपी में शामिल होकर सियासत में कदम रखने वाले फडणवीस 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 1997 में फडणवीस 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। देवेंद्र फडणवीस 1999 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक बने। 31 अक्टूबर 2014 को फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 5 साल के कार्यकाल के बाद 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही दिन में इस्तीफा देना पड़ा। फडणवीस जून 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब फिर से वो तीसरी बार सीएम बने हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, जिसने 288 में से 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फडणवीस को इस जीत का शिल्पकार माना गया और आज उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया जो 2019 में किया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात आज की एक और बड़ी खबर की। विदेशी ताकतों के सहयोग से देश में भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर भाजपा ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया है। फ्रांस के एक मीडिया हाउस ने खुलासा किया है कि ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरेस से 70% फंडिंग मिलती है, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाती है। इस संस्था के साथ मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी बीते कई वर्षों से देश विरोधी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। भारत के बड़े कारोबारी समूह अडानी ग्रुप को निशाना बनाने वाला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी अमेरिका से भारी फंडिंग लेता है। ओसीसीआरपी ऐसे लोगों से पैसे लेता है जो भारत विरोधी अभियानों में लगे हैं। फ्रांस की एक मीडिया कंपनी की ओर से ओसीसीआरपी की पोल खोलने के बाद गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ये मामला उठा और बीजेपी ने आरोप लगाया कि देश और संसद के कामकाज को बाधित करने की विदेश में साजिश हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिस पे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट्री हो जाता है। संसद के बाहर भी बीजेपी ने यह मामला उठाया और निशाने पर थे राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के भारत को अस्थिर करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। संबित पात्रा ने जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी के कनेक्शन का भी जिक्र किया और राहुल को देशद्रोही तक करार दिया। पात्रा ने दावा किया कि कुछ ताकतें भारत को तोड़ना और उसकी एकता को खंडित करना चाहती हैं और देश को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहती। ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमला कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अडानी के मुद्दे पर बहस से बचने के लिए मुद्दा उठा रही है। When we are talking about Adani corruption, they are using very low level remarks against the leader of opposition and Congress party.
सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन फ्रांसीसी पब्लिकेशन की रिपोर्ट ने ओसीसीआरपी के स्वतंत्र होने के दावे की पोल खोल दी है। साथ ही भारत विरोधी लोगों से इसके संपर्क भी इस ओर इशारा करते हैं कि कैसे विदेशी टूलकिट देश को बदनाम और अस्थिर करने के प्रयासों में लगे हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्यों आखिर इस पूरी खबर की वजह से घमासान मचा हुआ? इसमें कुछ 3 किरदार महत्वपूर्ण तौर तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। इन 3 चेहरों के लिहाज से अगर बात की जाए, किस तरीके से ये अपने आप में लगातार देश विरोधी एजेंडे का आरोप लग रहा है, उसके 3 प्रमुख किरदार हैं। जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका के एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। कैसे वो अपना तमाम देशों में एजेंडा चलाते हैं, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। समझना होगा ओसीसीआरपी के माध्यम से किस तरीके से पूरे एजेंडे को चलाया जाता है और कैसे भारत में इस एजेंडे के तहत राहुल गांधी इसमें शामिल हैं, ये अपने आप में बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है। तो 3 किरदार है महत्वपूर्ण, जहां पे जॉर्ज सोरोज हैं, तो ओसीसीआरपी है, उसके अलावा राहुल गांधी है। किस तरीके से ये तीनों लोग मिलकर भारत विरोधी काम कर रहे हैं, जो ये आरोप बीजेपी ने लगाया, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। कुछ और तथ्यों पे आते तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि आखिर ये काम कैसे हो रहा, क्या हुआ, खुलासा ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी खबर आई है वो इस खुलासे से जुड़ी हुई है। फ्रांस के मीडिया पार्ट ने किया है खुलासा कि अमेरिकी एजेंसी से मिल रही थी ओसीसीआरपी को फंडिंग। ओसीसीआरपी के जॉर्ज सोरोस में सबसे बड़े फंडर के तौर पर हैं, जबकि ये अपने आप में ओसीसीआरपी इस बात का दावा करती है कि वो निष्पक्ष संगठन के तौर पे काम करती है, लेकिन जब सब इतना बड़ा फंडिंग उसको मिलती है तो ऐसे में वो निष्पक्षता, एक कहा जाए तटस्थता दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलाती है ओसीसीआरपी, ये लगातार इस बात का खुलासा फ्रांस के इस मीडिया हाउस ने किया है। और जॉर्ज सोरोस हैं भारत के विरोधी, कई ऐसे मौके आए हैं जो उन्होंने भारत के विरोध में बयान दिए, खुलकर इस बात को उन्होंने कहा है। तो ऐसे में भारत विरोधी व्यक्ति के पैसे से चलने वाली संस्था कैसे भारत में काम कर रही है और उसका समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बीजेपी का सीधे तौर पे आरोप है। वैश्विक संस्था के तौर पर यह अपने आप में काम करती है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। 50 मीडिया पार्टनर दुनिया भर में इसके फैले हुए हैं। तमाम कहा जाए दुनिया भर में ग्लोबल एजेंसी के तौर पर काम करती है। अमेरिकी एजेंसियां भी इसको फंडिंग करती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस का है, वो एक तरीके से सबसे बड़े फंड के तौर पर, इसको फंडर के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अपने आप में 70% फंडिंग इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से ओसीसीआरपी में जाती है। तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। इसी प्रकार से बात की जाए तो कौन है जॉर्ज सोरोस, इसका हम जिक्र करते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति व्यक्ति हैं, कई देशों में अपना एजेंडा चलाते हैं। भारत विरोधी भी उन्होंने कई मौकों पर ऐसे काम किए। जब भारत में सीएए का पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त भी उनका विरोध खुल के सामने नजर आया था। आर्टिकल 370 हटाने के समय भी उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध किया था और अडानी ग्रुप के मामले पर गंभीर सवाल खड़े करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की जो कोशिश की गई थी, वो भी अपने आप में लगातार जग जाहिर है। भाजपा की विदेशी शक्तियों पर आरोप है कि किस प्रकार से यह पूरा नेक्सस काम कर रहा है। भारत को अस्थिर करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही, जिसमें यह नेक्सस काम कर रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर करना इनका उद्देश्य है, ताकि देश की अस्थिरता बढ़े और अर्थव्यवस्था ना बढ़ने पाए। इसके अलावा छवि खराब करना, देश की छवि को धूमिल करना, यहाँ के राजनेताओं की छवि को धूमिल करना, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, ये एक तरीके से एजेंडा है। ये बात बीजेपी ने आरोप लगाया है सीधे तौर पर। विदेशी एजेंडा चला रही है कांग्रेस, किस तरीके से तमाम ऐसे मौके आए हैं जहां पे ये दोनों गठजोड़ दिखाई पड़ते। सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने आज संसद में और संसद के बाहर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पेगासस का मामला था तब भी इस प्रकार का नेक्सस दिखाई पड़ा, अडानी मामले को लेकर भी पूरा मामला दिखाई पड़ा, जाति जनगणना का मामला हो, लोकतंत्र खतरे में एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का पूरा मामला हो, ये पूरे नैरेटिव खड़े करने के समय भी ये नेक्सस साफ तौर से दिखाई पड़ा। इस बात को बीजेपी ने संसद में और सड़क पे आज दोनों तरीके से कहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, भारतीय वैक्सीन को गलत बताने का मामला हो, या फिर किसान आंदोलन, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर थी, और मणिपुर हिंसा का वीडियो, ये तमाम वो पहलू थे जिन पे ये नेक्सस दिखाई पड़ा। और बीते कुछ वर्षों में जब कभी भी संसद का सत्र होता है, उससे पहले या उसके बीच में इस प्रकार की खबर बाहर आती है ताकि मामला राजनीतिक तौर पे गर्मा जाए। बीजेपी के कांग्रेस और राहुल गांधी पे क्या कुछ आरोप है, उसका भी आप समझने की कोशिश कीजिए। सलील शेट्टी, जो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चेहरा आपको यहाँ राहुल गांधी के नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए थे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से ओसीसीआरपी के माध्यम से जो लगातार एजेंडा चल रहा था, उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था एनजीओ के माध्यम से, वो राहुल गांधी के साथ में खड़ा नजर आता। तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। एक अगला किरदार जिसका जिक्र करते हैं वो अगला किरदार है
आनंद मंगनाले, और ये अपने आप में ये व्यक्ति है जिसका ये चेहरा आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये ओसीसीआरपी के एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करने का दावा करता है। दिल्ली में जब दंगे हुए थे, यहां पे जब दिल्ली में दंगे हुए तो उस समय शर्जिल इमाम, जो कि दिल्ली दंगों का दोषी है, उसको चीन के माध्यम से मिलने वाली फंडिंग को उपलब्ध कराने का आरोप सीधे तौर पे है, और ये व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़े हुए तौर पे दिखाई पड़ता है। तो अपने आप में तीसरा व्यक्ति है मुशफिकुल फजल अंसारी। इनका चेहरा आप यहां पे देख सकते हैं। ये चेहरा, ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करते हैं, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा पत्रकार के तौर पर ये लगातार चलाते हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। इसके तरीके से कई फोटो तस्वीरें इनकी बाहर आ चुकी हैं जिसमें दोनों ही लोग दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि किस प्रकार से लगातार क्या देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कि देश को अस्थिर करना, उसकी छवि को खराब करने का काम कर रहा है। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है ये अपने आप में काम कर रहा है। और बीजेपी ने कटाक्ष किया है सीधे तौर पर, बीजेपी का राहुल पर कड़ा प्रहार, ये अपने आप में हमारा विशेष है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ में धनंजय गिरी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि मिश्रा हैं, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है, महज एक बार नहीं सिलसिलेवार तरीके से फहरिस्त गिनाई गई है कि कैसे एक नेक्सस काम कर रहा है देश के विरोध में, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की संलिप्तता सीधे तौर पर है। क्या कहना चाहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बिल्कुल यदि कोई ऐसा नेक्सस हिंदुस्तान के विरुद्ध चल रहा है और सरकार की जो सिस्टम है उसको उनके संज्ञान में है, वो भी उस नेता के प्रति जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, यदि वो देश विरोधी कोई नेक्सस चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। संबित पात्रा को आज आज ज्ञान हुआ है क्या, या बीजेपी या भारत सरकार को आज ज्ञान हुआ है? तो ज्ञान हुआ है तो राहुल गांधी को इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो जी, यदि इतना सबूत है सरकार के पास तो ये बकलोली करने से नहीं होगा ना। बकतौली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके धनंजय जी, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं? जब वो सीधे तौर पे कह रहा है अगर आपके पास सबूत है, मैं आप ही का आरोप ले जा रहा हूँ ऋषि जी, मैं आप ही का आरोप ले जा रहा हूँ। धनंजय जी, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अगर आरोप है आप लोगों के पास में, कार्रवाई क्यों नहीं करते? साफ हो जाएगी बात। ऋषि जी, मैं आ रहा हूँ आपके लाइन कंप्लीट तो करने दीजिए जी, लाइन तो कंप्लीट करने दीजिए जी। ये धनंजय गिरी या ये भाजपा, ये संबित पात्रा, मालूम है संबित पात्रा कितने बड़ा नेता है, वार्ड पार्षद से चुनाव लड़े थे। ऋषि जी, आप पॉइंट नहीं रख रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। मैं आपके आरोप को ले लेता हूँ जी। धनंजय जी, ऐसे लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? सीधा तथ्यों के साथ में सामने आइए ना। आरेंदु जी, मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 3000 साल पहले जब सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हो रहा था तो कुछ शर्तें रखी थी। उन तमाम शर्तों में पहली शर्त यह थी कि विदेशी माता के गर्भ से जन्मा हुआ बालक इस देश की राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लेगा। मैं आचार्य चाणक्य की उस विद्वता को प्रणाम करता हूं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि कौन किस पर आरोप लगा सकता है, किसकी क्या हैसियत है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि हम लोग लोकतंत्र दिवस नहीं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कांग्रेस उस सदमे से बाहर निकले कि इस देश का आम जन भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, किसी पर भी आरोप लगा के खड़ा हो सकता है, जब तक आरोप प्रूफ करने की बात है। जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे, कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज सोरोस को भारत के अस्थिर करने के एजेंडे के साथ दिख रही है। और लगातार क्रोनोलॉजी आपने भी अरिंदर जी अभी दिखाई थी, मैं भी उसको देख रहा था लगातार। और क्यों कब आया है तो फ्रेंच अखबार की रिपोर्ट में जो शीर्षक था, द हिडन लिंक्स बिटवीन द जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। जब इस तरह की तथ्य सामने आए हैं, ओसीओआरपी वैश्विक मीडिया एजेंसी जो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसमें 70% फंडिंग जॉर्ज सोरोस की है और जॉर्ज सोरोस भारत को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और राहुल गांधी से मुस्तकिल से लेकर के तमाम तरह के लोग या जो तमाम तरह के भारत को भी खंडन करने वाली ताकतें हैं, जो भी एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें, उनके साथ उनकी लगातार हो रही मुलाकात, लगातार चर्चा। अब 1 जुलाई, लेकिन धनंजय सवाल यही कि आप कार्रवाई कीजिए ना, वो ये कह रहे। मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ में हैं। जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास में रामकृपाल जी, क्योंकि ये मसला अभी का नहीं है। कई ऐसे सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम लगातार रहे हैं जो ये संदेह पैदा करते हैं कि उन लोगों का जिनका हित है देश को अस्थिर करना, उनके साथ अगर
कांग्रेस पार्टी या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़े दिखाई पड़ते हो, तो ये संशय तो पैदा होता है। रामकृपाल जी। निश्चित रूप से पैदा होता है। और बिल्कुल देखिए, एक वो दोहा है, उसकी एक पंक्ति है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। जब भी इस देश में कोई ऐसी चीज होती है, पार्टी हित के लिए आप लड़िए, उसको लेकर के दूसरी पार्टी की आलोचना कीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय हित की आती है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस समय राहुल जी कई बार जो है वो लगता है कि उस पार्टी, जिसको कहते हैं ना पार्टी हित को, वो राष्ट्रीय हित के ऊपर ज्यादा सहूलियत देते पाए गए हैं जी। जब भी कोई इस तरह की बात रही हमेशा, तो कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस के बारे में तो मालूम ही है। जॉर्ज सोरोस ने खुद अपने मुंह से यह बात कही थी कि मैं किसी भी कीमत पर इसको इतने लाख मैं मोदी को हटाऊंगा और मोदी को हटा के रहूंगा, याद है आपको। और उस समय उन्होंने अडानी का भी नाम लिया था। तो कम से कम ऐसे मौके पर आप चाहे हमारे देश के भीतर कुछ भी हो, लेकिन एक विदेशी जब भारत का नाम लेता है और यहाँ की सरकार का नाम लेता है, तो चाहे अपोजिशन भी हो, उसका नैतिक दायित्व होता है कि कहे कि हमारे अंदर का मामला है, हम इसे देख लेंगे, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे सही मौके जी। पर भी राहुल गांधी चुप रहे। ठीक है तो मेरा केवल यही कहना है कि जब पार्टी हित बिल्कुल राष्ट्रीय हित में बदल जाए जी, तो वहां पर भी मुझे लगता है कई बार राहुल गांधी के जो मौन होना है। अभी एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है डीप स्टेट का किया धरा है और कैसे क्या हो रहा है। उस पर नवनिर्वाचित ट्रंप तक ने बिल्कुल खुलेआम कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जी। लेकिन हमारे देश का जो एलओपी है, उसे एक बार मैंने उनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं सुना है। बिल्कुल, ये बांग्लादेश का ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने है। ऋषि जी, सवाल ये है कि कानूनी कार्रवाई होना एक बात है, लेकिन अगर पब्लिक परसेप्शन में सब चीजों का जिक्र होता है, आप बहुत हंस रहे हैं, मैं आपसे इसी बात का जवाब ले रहा हूं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी इन सब चीजों से बनता है और सार्वजनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस प्रकार का गठजोड़ की बात सामने आ रही है तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल जी, आपके बात से सहमत हूं। दो विद्वान लोगों ने अपने मंतव्य रखे हैं। क्या कंक्रीट लाइन निकला है जिससे ये साबित हो कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे देशद्रोह साबित होता हो? आर्यन प्रताप सिंह, आप विद्वान एंकर पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि यदि दोनों विद्वान, जो एक हमारे जो विद्वान पत्रकार है जी, हमारे हम लोगों के वरिष्ठ हैं, और धनेंद्र जी तो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बिहार से संबंध रखते हैं, मैं भी बिहार का हूँ जी, विधायक लोग विद्वान होते हैं, बता दे कि ऐसा क्या कंक्रीट, दो लाइन हमें बता दे कि ऐसा क्या चार्ज ये फ्रेम कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी पे देशद्रोह का आरोप साबित होता है। नंबर 1। नंबर जी, सरकार में कौन है? सरकार में कौन है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56। तो ये उनसे पूछना है, इसके आगे अभी आप कुछ बोल रहे हैं अभी जी, सुन तो लीजिए, हाँ, बोलने तो दीजिए आर्यन जी, बोलने तो दीजिए जी। ये नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की सरकार है। बांग्लादेश में यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बांग्लादेश के काउंटर पार्ट से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? क्यों नहीं आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ऐसा एक्शन ले रहे हैं ताकि बांग्लादेश हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दे? अच्छा, इस मुद्दे पे आएंगे ऋषि जी, आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में बहुत बहस हुई है, अभी चर्चा उस पर बहुत लाजमी है। आज के मसले पे आइए, आज के मसले पे बात ये है जी, आज के मसले पे आप आएंगे जहां पे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है, उस विषय पे आ जाइए। हम बांग्लादेश पे से लगातार चर्चा कर रहे हैं जी। आर्यन जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारे विद्वान है, पत्रकार, हमारे गुरु जी हैं, मैं इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। रामकृपाल जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है। ठीक है, राहुल गांधी ने नहीं बोला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं?
ऐसा सबक शैडो सिखाइए प्रधानमंत्री बांग्लादेश होता है विपक्ष की ओर से एलओपी सर, उसको बोलना, उसकी बात रखना बड़ा लाजमी होता है। हालांकि टीवी में समय की डिबेट की बड़ा सीमा होती है। धनंजय जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप भी इस प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे ये स्थापित हो जाए कि उनके ऊपर देशद्रोह का मसला बनता है। कुछ तो ऐसा सामने रखिए धनंजय जी। ये सिर्फ सीमांचल जाएंगे ऋषि जी, हाँ ऋषि जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ जी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा खतरा में हो जाता है, हिंदू का स्वाभिमान खतरा ऋषि में जी हो प्लीज, हाँ धनंजय जी समय की सीमा, धनंजय जी संक्षेप में जी। आरेंद्र जी, कहीं कोई घटना हो जाए, कोई आपराधिक चरित्र के व्यक्ति से अगर आपका संबंध है तो पुलिस का नैतिक कर्तव्य है कि आपसे भी पूछताछ करे और रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। सोरोस की संस्था के उपाध्यक्ष सलील सेठी के साथ राहुल गांधी को घूमते देखा गया। सलील सेठी और राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल गांधी ने OCCRP के बांग्लादेशी पत्रकार मुस्तफिल फजल अंसारी से मुलाकात की, जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। वो तमाम जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, राहुल गांधी का उन्हीं से रिश्ता क्यों है? और जैसा कि अब रामकृपाल जी भाई साहब बता रहे थे, $100 बिलियन खर्च करने की तो जॉर्ज सोरोस ने खुद ही बात की थी कि मोदी को हटाने के लिए, अडानी का बिजनेस गिराने के लिए $100 बिलियन में खर्च करने को तैयार उसने। ठीक है समय लगभग खत्म हो रहा। रामगोपाल जी 20 सेकंड में एक आप अगर अपनी फाइनल कमेंट को कुछ कहना चाह रहे थे रामगोपाल जी। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए नेहरू जी जब थे तो लोहिया जी विदेश गए थे, लोगों ने उनसे पूछा नेहरू जी के बारे में, जानते थे कि नेहरू के कट्टर विरोधी हैं, तो लोहिया जी ने कहा कि मैं इस धरती पर हूं, मेरा उनका अंदरूनी मामला है, नेहरू भारत है, भारत नेहरू है, ये कहा था लोहिया जी ने। आलोचना करना कोई गद्दारी नहीं होता है। अरे ऋषि जी सुन लीजिए ना कृपया जी। एक मिनट आलोचना करना गद्दारी में। अरे ऋषि जी फिर देखिए, फिर डिबेट का मतलब नहीं ना, आप सुन नहीं रहे। आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी कि मनरेगा योजना जो हमारे यहाँ लागू हुई है जी बहुत क्रांतिकारी योजना है। तो मेरा ये कहना है कि जो आप राहुल गांधी भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल, अगर कोई शख्सियत विदेश में भारत पर हमला कर रही है तो उनका नैतिक दायित्व बनता है। बिल्कुल, देश के लिए हम सबको एक होना होगा, उसमें राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त की अनुमति देना बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि संसद में आज क्या कुछ कामकाज हुआ है, किस प्रकार की गतिविधि रही है या क्या कुछ हंगामा हुआ, इस पूरी खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे।
जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब खबर संसद से। राज्यसभा में आज चर्चा के बाद वायुयान संशोधन बिल 2024 पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा में हंगामे के चलते रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उत्तर नहीं हो पाया है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इंडी के सहयोगी TMC और सपा जैसे दलों का आज भी साथ नहीं मिला है। बीते 2 दिनों से संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज में गुरुवार को फिर से बाधा देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी सांसदों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हालांकि उनके प्रदर्शन में सपा, TMC और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दल शामिल नहीं दिखे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्षी सांसदों के प्ले कार्ड लहराने और बैज लगाकर आने पर सदन में सांसदों को नियमों को याद दिलाया। हमारे कुछ पालनीय नियम भी हैं, उनका भी माननीय सदस्य पालन करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा के नियम प्रक्रिया संचालन नियम 349 के अधीन कोई भी माननीय सदस्य लेपेलमीन बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते, केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों, खासकर कांग्रेस पार्टी के आचरण को संसदीय गरिमा के खिलाफ बताया। ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर फिर से कांग्रेसी सांसद हंगामा करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही फिर स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही के फिर शुरू होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सदन में रेलवे संशोधन बिल 2024 पर हुई चर्चा का जवाब हंगामे की वजह से नहीं दे पाए। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के सदन में दिए गए बयान पर हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर अडानी मुद्दे पर भी हंगामा कर रही थी। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा आई। हालांकि बाद में कार्यवाही फिर से शुरू होने पर वायुयान बिल पर चर्चा की गई और पारित भी कर दिया गया। We create India as a state of design. We create India as a state of maintenance, as a state of manufacture. Once we get these terms flowing, once you get that mindset flowing, we will become the country where we can produce our own aircraft, not only for the domestic demands of the country, but we promote it so that people, other countries also come to us and buy aircraft which are made in India. That is the real Atmanirbhar Bharat that we want to address. गौरतलब है कि एक बार फिर शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन के कई साथियों का सदन के अंदर और बाहर सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बीजेपी खुलकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल खड़ा कर रही है। नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेट्सन पेमा वांगचुक से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मार्च 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों द्वारा किए गए आतिथ्य को याद किया। दोनों नेताओं ने विकास, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भूटान में आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं भूटान के राजा ने भूटान की खुशहाली, प्रगति और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर की फलस्तीन के मुद्दे पर क्या बोले हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संसद में। इस खबर पे होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ?
अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का न्यूज़ नाइट में एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने तमाम जिन खबरों को देखा है उसका अब सिलसिलेवार तरीके से अगर जिक्र किया जाए तो आज की तमाम बड़ी खबरों को हम आपको दिखा चुके हैं। महाराष्ट्र की बात कर चुके हैं, वहाँ पे कैसे आज नई सरकार बनी और उस नई सरकार में फडणवीस सरकार के साथ साथ उनके उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली। क्या कुछ अभी तक खबर हुई है हमने आपको दिखाई, उसका भी जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि संसद का जो हंगामा है वो आखिर क्यों हुआ, उसकी खबर भी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अगर बात करें अभी तक हमने आपको कौन सी बड़ी खबर दिखाई है, तो महाराष्ट्र में फिर से फडणवीस सरकार बनी है, उस खबर का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। बीजेपी का राहुल पर करारा वार भी हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा संसद में घमासान, पक्ष विपक्ष में संग्राम लगातार बना हुआ। इन तीन बड़ी खबरों के साथ साथ हमने आपको तमाम खबरों का जिक्र किया है, लेकिन आगे भी महत्वपूर्ण खबरें अभी आपको बताना बाकी है, उसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन लिहाज से अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में इजराइल फलस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख पर बात रखी और क्या कहा है कि भारत फलस्तीन के राज्य को मान्यता देने का समर्थक है। किस प्रकार से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, ये आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इजराइल फलस्तीन के मुद्दे पर दो राष्ट्र समाधान का समर्थक है। इस बात का जिक्र विदेश मंत्री ने आज संसद में किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और फलस्तीन दोनों के साथ एक स्वतंत्र और सुरक्षित देश के रूप में रहने के वो पक्ष में है। ये भारत का एक स्टैंड है जिसको एक बार फिर से संसद में आज रखा गया। भारत ने कहा कि UNGA में फलस्तीन पर 13 में से 10 प्रस्तावों का समर्थन किया गया है। इस बात का जिक्र आज विदेश मंत्री ने संसद में किया। उन्होंने कहा कि UNGA में 13 प्रस्तावों में से 3 पर अलग रहा है भारत, यानी 13 में से 3 पे अलग और 10 का समर्थन किया है भारत ने। तो ये अपने आप में भारत की पोजीशन को दिखाता है। हम हमेशा एक बातचीत के जरिए दो राष्ट्र समाधान के समर्थक रहे हैं। विदेश मंत्री ने इस बात का भी जिक्र सीधे तौर पे आज संसद में किया। उन्होंने कहा कि भारत फलस्तीन को मानवीय सहायता भी भेज रहा है और लगातार जब से संघर्ष की स्थिति विकराल हुई है भारत ने इस मदद को और ज्यादा बढ़ाया है। इसमें लगभग 70 मीट्रिक टन मदद शामिल है, जिसमें कई प्रकार की दवाएं या कहा जाए अन्य प्रकार की मानवीय सहायता भी शामिल है जो कि भारत की ओर से दी गई है। लगभग 16.5 मीट्रिक टन दवाइयां और मेडिकल सामान भी शामिल है, क्योंकि वहां पे जो युद्धग्रस्त स्थिति है, वहां पे जो स्थिति है वहां पे ये काफी मददगार स्थिति बन सकती है इन दवाइयों के माध्यम से। भारत ने UNRWA को $5 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी है ताकि वहां की स्थिति से निपटा जा सके। भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए काफी कोशिशें कर रहा है और लगातार भारत के प्रयास है कि शांति के माध्यम से समाधान निकल सके। पीएम मोदी ने कई विश्व के नेताओं से बातचीत की है। तमाम बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने शांति स्थापित करने के लिए हर प्रयास को आगे बढ़ाने का वैश्विक नेताओं से बात की। इसके अलावा विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं कि संसद के पटल पर आज विदेश मंत्री ने क्या कहा। Regarding the two-state solution, we support a two-state solution and we have been public and unambiguous about that. So I think there should be no cause for confusion regarding two-state solution. इसके साथ साथ अगर आपको अगली खबर से रूबरू कराएं तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और मेक इन इंडिया
पहल जमकर उसकी तारीफ की है। 15वें पीवीटी रूम कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में उन्होंने जोर देकर कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए भी स्थिर स्थिति बनाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आर्थिक पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया पहल के बीच समानताएं बताते हुए भारत के विनिर्माण संयंत्र को एक तरीके से बात की। उन्होंने 15वें वीटीवी रूस कॉलिस इन्वेस्टमेंट फोरम में पुतिन ने पीएम मोदी के तारीफ की और ये कई बार ऐसा पहले भी मौका आ चुका है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने इन्वेस्टमेंट फोरम में पीएम मोदी की नीतियों की सराहना की है और अपने आप में ये पहला ऐसा मौका नहीं, इससे पहले भी कई मौकों पे व्लादिमीर पुतिन इस बात का जिक्र कर चुके हैं। मेक इन इंडिया से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत हुई है और ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी की पहल थी। मेक इन इंडिया एसएमई को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना भी राष्ट्रपति पुतिन ने की और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है कि उनका ये विजन है किस तरीके से देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक है रूस और यानी कि रूस और ज्यादा सहयोग को आगे बढ़ाने पर लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में निवेश करना लाभदायक है, ये बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है कि यानी कि भारत में किया गया निवेश सुरक्षित है और उसका फायदा एक तरीके से हो सकता है। रूसी कंपनी रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में $20 बिलियन का निवेश किया है। $20 बिलियन का निवेश अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने किया है। पुतिन ने एसएमई के विकास के लिए रूस भारत सहयोग पर जोर दिया है और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं उनकी नीतियों की तारीफ की है। ये साफ तौर पे एक तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में तमाम कोशिशें दिखाती हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो की जा रही है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि प्रोवा 3 सौर मिशन की सफल लॉन्चिंग आज कैसे हुई है। इसरो के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस खबर पर होगी हमारी नजर। ब्रेक के बाद फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो ने प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। PSLV C-59 व्हीकल से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 सौर मिशन को सफलतापूर्वक आज लॉन्च किया गया। इसरो ने अब तक 33 देशों के 432 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च किया। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। PSLV C-59 व्हीकल से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को गुरुवार शाम 4:04 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसकी लॉन्चिंग बुधवार को होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये प्रक्षेपण नहीं हो पाया था। प्रोबा 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एस सोमनाथ ने मिशन की सफलता की घोषणा की और मिशन की सफलता के लिए बधाई दी।
The PSLV C-59 Proba 3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth, and 60,000 kilometers at its apogee, the farthest point, and an inclination of 59 degrees. It has been precisely achieved by PSLV in its 61st mission. So congratulations to the entire PSLV project team as well as for Proba team. प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। ये दोनों सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इस कक्षा में दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी रखने में सक्षम होंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे। प्रोबा 3 के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि कोरोना सूर्य की सतह से अधिक गर्म क्यों है और सौर हवा कैसे तेज होती है। भारत लगातार विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक 33 देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इन देशों के 432 सैटेलाइट्स भारत सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का सिलसिला 26 मई 1999 को शुरू हुआ, जब इसरो ने जर्मनी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। दिलचस्प बात यह है कि अब तक लॉन्च किए गए 432 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इसरो के हिस्से आई आज एक और बड़ी कामयाबी। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे खबर बांग्लादेश से, जहाँ पर हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अपने देश भारत में किस प्रकार से लगातार गुस्सा फूट रहा है। इस खबर पे होगी हमारी नजर ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हिंसा की घटनाओं का विरोध पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक सड़कों पर लोगों की रैलियों और विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा। देश भर में किस प्रकार से देखने को मिला आज विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश के हालात पर देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में रोष है, जिसकी अभिव्यक्ति इन प्रदर्शनों में दिखाई दे रही है।
इसी कड़ी में कोलकाता में सनातन समाज ने धर्मतला में रैली निकाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने संतों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बिना शर्ते चिन्मय कृष्ण प्रभु को अति द्रुत मुक्ति करने देना चाहिए जेल से। द्वितीय विषय है संख्यालघु हिंदू के ऊपर बांग्लादेश में जो बर्बरोचित आक्रमण हुआ है वो बंद करना पड़ेगा। बंद करो अत्याचार। प्रभु चिन्मय कृष्ण जी को तुरंत उसको जामीन मिलना चाहिए। इसी क्रम में राजस्थान के भीलवाड़ा में सर्व हिंदू समाज ने शहीद चौक से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने की भी मांग की। गुस्साए लोगों ने बाजार को बंद करवाया। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर भीलवाड़ा में आक्रोश रैली वाहन रैली निकाली। भारत सरकार से मांग की गई अति शीघ्र हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद कराया जाए। राजस्थान के धौलपुर में भी लोगों में गुस्सा नजर आया। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपाया। सरकार को निश्चित रूप से अपनी भागीदारी करनी चाहिए और जिस बांग्लादेश को हमने ही बनाया था उस बांग्लादेश के लिए अब लड़ने को तैयार हो जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज भारत देश के सभी हिंदू संगठित हो गए हैं और ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बांग्लादेश और संभल मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर के सिपहसालार ने 500 साल पहले जो अयोध्या और संभल में किया वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। इन तीनों की प्रकृति एक है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बिहार के गया के गांधी मैदान में लोगों ने धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई कर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को बंद कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को एक प्रश्न के लिखे जवाब में संसद में कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन के बाद हिंसा में कमी आई है और इसके भौगोलिक विस्तार के संकुचन के मामले में भी काफ़ी सुधार हुआ है। भारत को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के खतरे से मुक्त कराया है। 2019-20 से 2023-24 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षा व्यय संबंधी योजना और विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4,350 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जारी किए गए हैं। वर्तमान में देश के 11 राज्यों के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। इनमें से अधिकांश जिले बिहार में हैं। इसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के हैं। 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में की संख्या में 73% की कमी आई है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आम नागरिक बिना किसी डर के न्यायिक प्रणाली के साथ कैसे चल सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर लोग वकीलों और जजों के सामने घबरा जाते हैं। अदालतों में संवेदनशील माहौल का होना जरूरी है ताकि वो अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 4 हटाने की इजाजत दे दी है। हालांकि ग्रेड 2 के नीचे जाने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद ग्रेड 4 हटाने की इजाजत दी है।
एनआईए ने कर्नाटक में भाजपा नेता प्रवीण नेतारू हत्या मामले में कर्नाटक में 16 स्थानों पर छापेमारी की। जुलाई 2022 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे गांव में मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने भाजपा नेता नेतारू की हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्यों पर लगा था। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बाल्यान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने बाल्यान को 10 दिन पुलिस हिरासत में रखने की मांग की थी। अब शुक्रवार को कोर्ट में फिर बाल्यान की पेशी होनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद पुलिस का सर्च अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। पाकिस्तान और यूएसए के कारतूस मिलने के बाद तीसरे दिन फॉरेंसिक टीम को कोतवाली इलाके के दिल्ली दरवाजे के पास 3 कारतूस, 1 खोखा और 2 12 बोर के मिस फायर मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आधारित 43वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद का दिखावा करती है। सपा डॉक्टर लोहिया के समाजवादी आदर्शों का पालन नहीं करती है। असम में गुवाहाटी के मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर में सांस्कृतिक संगठन सत्सारी द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले का उद्देश्य देश की प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों के वैज्ञानिक पहलुओं, संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये मेला 8 दिसंबर तक चलेगा। राजस्थान के 2 होनहार छात्रों को 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा। डीडवाना कुचामन के जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लिचमा का राष्ट्रीय प्रेरणा छात्रा और शिवदानपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र आदिल शेख का भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में चयन हुआ है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।